निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। आज हम आपको शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत प्राचीन काल में शारीरिक शिक्षा का महत्व अर्थात प्राचीन काल में जो शारीरिक शिक्षा थी वो किस रूप में थी, किस तरह उसको माना जाता था, क्या उस समय शारीरिक शिक्षा का कोई रोल था, उसको वेटेज था या नहीं था, ये हम अध्ययन करेंगे। कारण क्या है, ऐसा नहीं है कि किसी चीज को हमने अगर आज उसकी रिक्वायरमेंट महसूस हुई है तो आज हमने उसको सिलेबस में जोड़ा है, ऐसा नहीं है। प्राचीन काल से जब से सृष्टि में इंसान ने अपने आप को सोचना और समझना सीखा है तब से ही शारीरिक शिक्षा अपना एक रोल प्ले करती चली आई है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा से ही मनुष्य अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ही वह उसको एंटरटेन करता है अपने आप को, क्योंकि खेल है शारीरिक शिक्षा में, तो खेलों से एंटरटेनमेंट होता है। दूसरा, अपने देश की पहचान एक स्वस्थ कंपटीशन का भाग भी इसी शारीरिक शिक्षा के माध्यम से पूरा होता है। आज जितने भी गेम है, आज नेशनल गेम, इंटरनेशनल गेम, डिस्ट्रिक्ट लेवल के गेम, स्टेट लेवल के गेम, इन सब में प्रतियोगिता होती है। अब चलो अपने देश के हैं, पहली बात तो कई बार तो यही डिस्ट्रिक्ट लेवल के गेम रहते हैं, तो वहां भी दूसरी डिस्ट्रिक्ट से आने वाले जो खिलाड़ी हैं और अपने यहाँ की डिस्ट्रिक्ट का जो खिलाड़ी है उनके प्रति जो स्पर्धा होती है, जीतने की एक ललक होती है, उसमें गेम को में पारंगत होना होता है। और जीत तभी मिलती है जब वो सारे नीति नियम जो खेलों के होते हैं वो उनको फॉलो कर रहा होता है। अभी हम आपको खेल पे लेके चलते हैं। तो पहला ओलंपिक खेल, देखिए आज भी ये रनिंग में है, ओलंपिक है, एशियाड खेल हैं, ये आज भी हमारे हैं, लेकिन इनका जन्म बहुत पहले से हो गया। ओलंपिक खेल उत्सव का उदय 776 ईसा पूर्व हुआ था। यह उत्सव अगस्त माह में 5 दिनों तक प्रत्येक 4 वर्षों के बाद मनाया जाता है। अभी भी ऐसी तरह का है, इसकी लाइफस्टाइल कोई चेंज नहीं किया, 4 वर्षों के बाद ही इसको ओलंपिक को मनाया जाता है। ओलंपिक का आयोजन ओलंपस पर्वत के मैदान पर किया जाता है। जो उसका मैदान है ओलंपस पर्वत का, वहां इसका आयोजन किया जाता था पहले। इसका आयोजन जियस देवता, जिसको हम आकाश देवता भी कहते हैं, को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि इतने पुराने समय से भी खेलों के माध्यम से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, शरीर को स्वस्थ रखना, एंटरटेन का साधन था। इसके बाद है पिथियन खेल, ये तो हो गया ओलंपिक खेल। दूसरे नंबर पे है पिथियन। पिथियन खेल, ये क्या चीज है? पिथियन खेल से तात्पर्य है एक ऐसा खेल उत्सव है, एक ऐसा खेल उत्सव है यह है जिसे संगीत के माध्यम से पूरा किया जाता है। काय के माध्यम से? संगीत के माध्यम से। और यह अपोलो देवता, जैसे वो जीसस के नाम पे था, ऐसे ही यह है अपोलो देवता, जिसको नाम है सूर्य देवता।
अपोलो देवता की श्रद्धांजलि देने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। श्रद्धांजलि देने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह उत्सव ओलंपिक आयोजन के बीच तीसरे वर्ष में इसे ओलंपिक आयोजन जो 4 वर्ष में होता है के बीच में तीसरे वर्ष में आयोजित किया जाता है। तीसरे वर्ष में आयोजित किया जाता है। इसे डेल्फी पर्वत पर के मैदानों पर आयोजित किया जाता है। डेल्फी पर्वत के मैदानों पर इसे आयोजित किया जाता है और इस समारोह या इस खेल का मुख्य आकर्षण घुड़दौड़ थी। तो ये ओलंपिक खेल, पिथियन खेल, दोबारा सुन लो एक बार, एक ऐसा खेल उत्सव है पिथियन खेल जिसे संगीत के माध्यम से पूरा किया जाता है। यह अपोलो देवता यानी सूर्य देवता को श्रद्धांजलि देने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे ओलंपिक आयोजन के बीच में तीसरे वर्ष में आयोजित किया जाता है। इसे डेल्फी पर्वत के मैदानों पर आयोजित किया जाता है। इस खेल का मुख्य आकर्षण घुड़दौड़। इसके बाद है इस्थीमियन खेल। इस्थीमियन इस्थीमियन खेल क्या है, इसके बारे में अभी जानेंगे हम। नाम है इस्थीमियन। इस्थीमियन खेल नंबर 3। इनका क्या है, इन खेलों का आयोजन समुद्र देवता को श्रद्धांजलि देने में
श्रद्धांजलि देने के उपलक्ष्य में किया जाता है। उपलक्ष्य में किया जाता है। दूसरा, इन खेलों को या इस खेल को, स्थिमियन खेल को ओलंपिक खेल के बीच में दूसरे साल में ही आयोजित किया जाता है। आयोजित किया जाता है। नंबर 3, इस उत्सव में खेल उत्सव में नौकायन, सैन्य अभ्यास की क्रियाएं, सैन्य अभ्यास की क्रियाएं व संगीत व खेल क्रीड़ाएं सम्मिलित हैं। और नंबर 4, इन खेलों में विजयी होने वाले इन खेलों में विजेता को परिस्तों का ताज, काय का ताज, परिस्तों का ताज पहनाया जाता था। इन खेलों का आयोजन समुद्र देवता को श्रद्धांजलि देने के उपलक्ष्य में किया जाता था। है नहीं था, पुराना है मैटर। इन खेलों को ओलंपिक खेलों के बीच में दूसरे साल में ही आयोजित किया जाता था। इस उत्सव में नौकायन, सैन्य अभ्यास की क्रियाएं, संगीत व खेल क्रीड़ाओं को सम्मिलित किया जाता था। नंबर 4, इन खेलों में विजेता को परिस्तों का ताज पहनाया जाता था। इसके बाद जो है वो है निमियन खेल। कौन सा? निमियन। अरे यार बहुत टाइट मिटता है।
नीमियन खेल नंबर 4। ये क्या चीज है नीमियन खेल? यह खेल उत्सव किस देवता की उसमें श्रद्धांजलि में मनाया जाता है? आर्गेलिज। आर्गेलिज आग्रेलिज आग्रेलिज जो देवता है नामक स्थान पर, नहीं आग्रेलिज तो स्थान है, जियस वही ओलंपिक वाला जियस देवता की श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जाता है और प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर नंबर 2 प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर इसे मनाया जाता है। प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर इसे मनाया जाता है। किसे? नीमियन। और सबसे बड़ी शर्त यह है, इस उत्सव में वहीं का नागरिक भाग ले सकता था। पास्ट की घटना है ये। तो 3 इसकी वो हैं, यह खेल उत्सव आग्रेलिज स्थान पर जियस देवता की श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में मनाया जाता था। प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर इसे मनाया जाता था और यह उत्सव वहीं का नागरिक इस उत्सव में वहीं का नागरिक भाग ले सकता था। ठीक है। अब है उत्तर एथेंस काल। एक तो था एथेंस काल, अब है उत्तर एथेंस काल। उत्तर एथेंस काल के अंतर्गत बोलबाला काय का था? चलो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं उत्तर एथेंस काल क्या है। देखिए एथेंस काल में क्या था कि इस काल में व्यक्तिवाद यानी मनुष्य इंडिविजुअल पहचान बनने लगी। व्यक्तिवाद का बोलचाल हो गया था। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास उत्तर एथेंस काल में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर जोर दिया जाने लगा।
इस युग को उस समय का स्वर्ण काल कहा जाता था। स्वर्ण काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में पूरी तरह से स्वतंत्रता हो, हर तरह की फैसिलिटी मिल रही हो। कारण क्या है कि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जब आदमी को बंदिश रहती हैं, और बंदिश रहती हैं तब आदमी अपना स्वतंत्र विकास शारीरिक और मानसिक नहीं कर सकता है। तो जब बालिक के व्यक्तित्व का विकास जब होने लगा तो सारी बातें यूं सिद्ध हो गई कि व्यक्ति स्वर्णकाल कहा जाने लगा। इस काल को दर्शन शास्त्रियों का काल भी कहा जाता है। अधिक जो दर्शन कहते हैं सोच को, इस समय ऐसे विचारवादी लोग थे जिन्होंने अपने विचार, भाई जब व्यक्तित्व आ जाएगा, जब व्यवहार आ जाएगा और जब व्यक्ति की इंडिविजुअल पहचान होने लगेगी तो इस पर बहुत सारे जो राइटर हैं, दार्शनिक हैं, वो अपने विचार देने लगेंगे। भाई सबका अपना मत होगा, जब स्वतंत्रता सबको मिल जाएगी सारे व्यक्तित्व को निखरने की, तो वो हर चीज पर अपना आकलन करेंगे। तो दर्शन शास्त्रियों का भी काल कहा जाता है इसे। इस काल में एरिस्टोफेनेज तथा जेनोफोन जैसे रूढ़िवादी दार्शनिक भी हुए, यानी कई रूढ़िवादी दार्शनिकों का भी इसी काल में जन्म हुआ। और इस काल में क्रांतिकारी दार्शनिक, जिनको आपने नाम खूब सुना होगा, जिसमें अरस्तु है, प्लेटो है, सुकरात है, इनको भी इस काल का में ही जन्म माना जाता है। इस काल में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात शारीरिक शिक्षा से जो रिलेटेड आती है वो है औषधि और व्यायाम। औषधि व्यायाम पर अधिक बल दिया जाता था, जिसमें इस व्यायाम द्वारा व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य का विश्लेषण किया जाता था। यानी व्यायाम से ही शारीरिक स्वास्थ्य अपना बनाए रखने की बात कही जाती थी। फिर एक हिपोक्रेट्स को औषधि व्यायाम का प्रचारक माना जाता था। हिपोक्रेट्स को कि वो औषधि व्यायाम का प्रचारक है, उन्होंने औषधि व्यायाम पर अधिक बल दिया था। और पैलेस्ट्रा में शिक्षा देने की प्रक्रिया पहले जैसी ही बनी थी, यानी पहले जो शिक्षा की व्यवस्था थी उसको तो वैसे के वैसे ही रख लिया था। और रोमन साम्राज्य ने यूनान पर विजय प्राप्त कर अपना शासन स्थापित कर लिया था, यानी यूनानियों का राज खत्म हो गया था और रोमन जो लोग थे उन्होंने अपना साम्राज्य लागू कर लिया था और अब उसको रोम नाम से जानते थे। रोम की भी जो शिक्षा थी शारीरिक, वो दो भागों में बटी थी, एक पूर्वाद्र रोम, एक उत्तराद्र रोम। पूर्वाद्र रोम यानी पहले का जो रोम है उसके अंतर्गत शारीरिक शिक्षा का आधारभूत केंद्र घर ही था, यानी जो भी आपको शारीरिक शिक्षा मिलेगी वो घर पर ही मिलेगी। पिता के द्वारा ही शिक्षा देने की बात कही है। किसमें? पूर्वाद्र रोम में। इसके अलावा इस काल में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य रोम वासियों को कुशल वीर तथा बलशाली सैनिक बनाना था। मूलतः रोम के जो पूर्वाद्र काल था उसका जो मुख्य उद्देश्य था शारीरिक शिक्षा के माध्यम से, तो वह उनको कुशल वीर तथा बलशाली सैनिक की ट्रेनिंग देनी मुख्य थी। दूसरा, सैनिक प्रशिक्षण के लिए एक विशेष व्यायामशाला कैंपस मॉरिशियस थी। इसका नाम युद्ध के देवता मार्स के नाम पर रखा गया था। युद्ध के देवता मार्स जो है उसके नाम पर इसको रखा गया था। काय को? कैंपस को। फिर
यूनानियों का यह विचार था कि जिस प्रकार मंदिर की मूर्ति चाहे वह महंगी ना हो परंतु उसे मजबूत दीवारों के बीच में रखा जाता है और उसकी देखभाल की जाती है, क्योंकि उस मूर्ति से हमारा आत्मिक लगाव है, ठीक उसी प्रकार मानव के सूक्ष्म रूप आत्मा की रक्षा के लिए बलिष्ठ शरीर का होना भी आवश्यक है। ऐसा कहा है जिस तरह से मंदिर के अंदर जो मूर्ति रहती है उसकी जो दीवार भारती जो है उसको मजबूत बनाया जाता है, इसी तरह जो बाहरी शरीर है आत्मा जो भगवान है उसके जो बाहरी शरीर है उसको भी हष्टपुष्ट बनाया जाना चाहिए। इस काल में हेलेंस खेल काफी प्रसिद्ध हुए जिसमें वहां के नागरिक अपनी शारीरिक स्वच्छता का प्रदर्शन करते थे। हेलेंस खेल में शारीरिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इस काल में गेलेन एक प्रसिद्ध दर्शन शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी हुए जिन्होंने आहार का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इस पर विशेष जोर दिया। यानी आप व्यायाम के साथ में आपका आहार कैसा है, यानी आपका खान पान पर भी आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है आप एक तरफ व्यायाम कर रहे हैं दूसरी तरफ खाने का आपको उचित ज्ञान नहीं है। खाना किसे कहते हैं? शरीर के अंदर जो मजबूती है, शरीर के अंदर जो ताकत है वो ऐसी क्या चीज खाने से आती है, कम खाने से ज्यादा ऊर्जा बनती है, वो सारी जानकारी होनी चाहिए थी। इस काल में लोगों ने यूनान की शिक्षा पद्धति को अपनाया। पहले यूनानियों का शासन था तो उसी की शिक्षा पद्धति को अपनाया और एक लेडर नामक पद्धति को शामिल किया और प्राइमरी स्तर पर स्कूल ऑफ लिटरेचर, सेकेंडरी लेवल पर स्कूल ऑफ ग्रामेटिक्स तथा हायर लेवल पर स्कूल ऑफ रेटर शामिल किया गया। इस काल में ग्रीस के पैलेस्ट्रा को नापसंद किया तथा पब्लिक खेलों पर बल दिया गया। इस काल में मुख्य जो खेल था उसमें रथ दौड़ को ज्यादा प्रेफरेंस था। इस काल में ग्लैडिटोरियल कॉम्बैट भी काफी प्रसिद्ध हुआ। इस काल में खड़क क्रियाओं का अस्तित्व आया और आगे चलकर ये क्रियाएं खड़क। इसके बाद आता है उत्तरार्ध रोम काल। ये तो पूर्वार्ध में हो गई। उत्तरार्ध में क्या हुआ? इस काल में शोषण, घूसखोरी, विवाह विग्रह यानी तलाक आदि कुरीतियां चरम पर आ गईं। शारीरिक शिक्षा केवल सैनिक तथा व्यवसायियों तक ही सीमित रह गई। सबके लिए शारीरिक शिक्षा का कोई महत्व नहीं रहा। इस काल में थर्म ऑफ बर्थ, जिसको कि स्नान गृह कहा जाता था, का प्रयोग व्यायाम के लिए किया गया। ऐसे कोलिजियम बनाए गए, स्नान गृह बनाए गए जिनको हमने बाद में व्यायामशाला का रूप दे दिया गया। कोलिजियम में विभिन्न प्रकार के कक्ष थे। उन स्नान गृह में भी विभिन्न प्रकार के कक्ष थे जिसमें कुछ व्यायाम के लिए, कुछ गेंद खेलों के लिए, यानी ऐसे थे जिसमें आप इंडोर गेम खेल ले सकते हैं, कुछ में आप अपनी कुश्ती और उनको प्रयास कर सकते हैं, तेल मालिश करके आप कुश्ती लड़ें, और कुछ भाप स्नान आदि के लिए भी तैयार किए गए थे। इस काल में कई सम्राटों ने ओलंपिक खेलों को पुनर्जन्म देने का प्रयास भी किया गया। दोबारा से ओलंपिक खेलों को चालू करने का प्रयास किया गया, परंतु इसमें सफलता उन्हें नहीं मिली। इस दिशा में अगस्टस नामक सम्राट का नाम काफी चर्चित रहा। इस काल में कई प्रतिद्वंदियों को युद्ध सज्जा में शस्त्र का उपयोग करना होता था। इसमें द्वंद्वात्मक खेल में पशु और मनुष्य दोनों भाग लेते थे। जब तक विजयी होने वाला व्यक्ति पराजित होने वाले व्यक्ति को दया करते हुए अंगूठा न खड़ा कर दे, तब तक उसे प्रतियोगिता में से बाहर नहीं माना जाता था।
गैलन नामक विद्वान पहला व्यक्ति पाया गया जिसने शारीरिक क्रियाओं के दौरान पल्स की भी गणना की। आपकी पल्स रेट कितनी है इसकी गणना की और विभिन्न अंगों की अनुशंसा की तथा प्रक्रियाओं में 3 भागों में बांटा। एक पेशीतान विकसित करने वाली व्यायाम क्रिया और दूरंतगामी व्यायाम और कठोर परिश्रमपूर्ण व्यायाम। अगला है व्यायाम चिकित्सा संसार को गैलन की ही देन है। व्यायाम जो चिकित्सा आज चल रही है वो गैलन जो थे उन्होंने ही उसका चालू किया उसको, और एक चरम सीमा तक रोम के पहुंचने के उपरांत इस साम्राज्य का पतन हो गया। चरम सीमा तक इस साम्राज्य पर ट्यूनिक जाति की विजय प्राप्त हो गई। उसके बाद रोम पर भी रोम की हार हो गई और ट्यूनिक नामक जो जाति है उसकी विजय हो गई। तो ये था एथेंस, पूर्व एथेंस काल का मैटर। अब है जर्मनी। जर्मनी जो पुराना इतिहास बता रहे हैं अलग अलग कंट्रीज का पहले कैसा था। जर्मनी यूरोप के ठीक मध्य में स्थित है, इसलिए जर्मनी के इतिहास का काफी प्रभाव पड़ा है। और इस काल में जॉन बेनार्ड बेस्टो ने आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह जिसे कहा जाता है ने शारीरिक शिक्षा के विकास में निम्नलिखित कार्य किए। कौन कौन से कि उन्होंने एक तो 1774 ईस्वी में डेशु नामक स्थान पर प्रकृतिवादी पाठशाला खोली जिसका नाम फिलैंथ्रोपियम रखा। अब फिलैंथ्रोपियम की नींव रूसो की विचारधारा पर रखी गई। जॉन साइमन फिलैंथ्रोपियम के प्रथम शारीरिक शिक्षक थे जो विद्यार्थियों को जिम्नास्टिक क्रियाओं, मनोरंजन क्रियाओं तथा शारीरिक श्रम में व्यस्त रखते थे। और 1758 ईस्वी में क्रिश्चियन गोथिप साल्जमैन ने शारीरिक क्रियाओं एवं जिम्नास्टिक व्यायाम के लिए शनेपंथाल शिक्षा विद्यालय की स्थापना की गई। इसके बाद एक जर्मन जिम्नास्टिक हुए 1786 ईस्वी में और इन्होंने भी शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षक के रूप में कार्यभार संभाला। गटमट के रस्से वाली सीढ़ियों पर चढ़ना, तैराकी, कुश्ती तथा संतुलन की कुछ प्रक्रियाओं को आविष्कार किया गया। उन्होंने अपने कार्यक्रम में लंबी दूरी तक पैदल चलना प्रशिक्षण का अच्छा साधन बताया। इसके साथ ही उन्होंने जिम्नास्टिक फॉर द यंग नामक पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित करी। प्रथम भाग व्यायाम के प्रभाव तथा उद्देश्यों से संबंधित था और द्वितीय भाग में दौड़ना, फेंकना, कूदना, रस्से पर चढ़ना, नृत्य, कुश्ती, चलना, तैराकी तथा सैनिक व्यायामों की व्याख्या से संबंधित था। खेल नामक पुस्तक में लगभग 105 मनोरंजन खेलों को विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। यानी हमारे जो प्राचीन काल में भी खेलों की स्थिति बहुत अच्छी थी।